मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 28 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला हम लोग टॉपिक करेंगे वो रहेगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में। हालांकि ये टॉपिक रिपीटेड सा है लेकिन दोबारा से न्यूज में है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन थोड़ी बहुत बात करेंगे क्योंकि लक्ष्मीकांत के अंदर भी ये टॉपिक बिल्कुल एज इट इज दिया हुआ है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज बताने की आपको कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है एंड ऑल दैट। ये वाला जो टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी, इस पे हम लोग काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल नया है। इस टॉपिक पे हम लोगों ने पहले बात तो किया है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं गए हैं। आज हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। लीनियर इकोनॉमी क्या होती है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशन क्या है। मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे टॉपिक बनता है आज का सर्कुलर इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यमुना के अंदर जो हालत हो रही है दिल्ली में, कभी यमुना का लेवल बढ़ जाता है, कम हो जाता है, फ्लड वहां पे सिचुएशन बनी हुई है। तो एज अ केस स्टडी इस टॉपिक को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं और इसके जानेंगे हम लोग एक्चुअली में यमुना में ऐसा हो क्यों रहा है। थोड़ी इसकी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा प्रेजेंट जानेंगे और थोड़ा फ्यूचर के लिए हम लोग क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो इसको अपना एज ए केस स्टडी समझ लीजिए, वहां से आप इसको कर सकते हो। और मेंस में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये तो बिल्कुल पुराना सा टॉपिक है, 3-4 हफ्ते पहले हम लोगों ने किया था। बेसिकली हमारे देश में एक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक नया इंस्टीट्यूट बना रही है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके बारे में बात करेंगे। ये रिपीटेड सा है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन यस, सर्कुलर इकोनॉमी यमुना वाला टॉपिक हम काफी डिटेल में करने वाले हैं। चलिए जी, लेकिन वो फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, ये टॉपिक हम लोगों ने बात किया था पहले। तो मिश्रा जी ईडी के डायरेक्टर जो हैं, इनका जो टेन्योर है बेसिकली वो 31 जुलाई को खत्म होने वाला। टेन्योर खत्म होने वाला नहीं था एक्चुअली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को कि जो इनकी एक्सटेंशन आप कर रहे हो बार बार, एक्चुअली इनको 3 बार एक्सटेंशन दे दिया गया है। रिटायरमेंट तो इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन सरकार है कि इनको एक्सटेंशन पे दिए जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, ये सब इलीगल है। तो 31 जुलाई का समय दिया गया था सरकार को कि इनको 31 जुलाई तक अब हटा दीजिए, नहीं तो फिर इनको हम हटा देंगे। सरकार ने अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाला। सरकार ने कहा कि देखिए साहब, हम इनको हटा नहीं सकते फिलहाल क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इवैल्यूएशन चल रही है और उसके लिए ईडी का के जो मतलब जो डायरेक्टर है उनका प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ऐसे मौके पर हम उनको हटाएंगे तो इंडिया की जो इमेज है ना वो खराब हो जाएगी। इंटरनेशनल इमेज जो है इंडिया की इस समय खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। तो सरकार ने कहा चलिए ठीक है बेटा, हम आपको देते हैं 15 तारीख तक का समय देते हैं। ठीक है, तो 15 सितंबर तक इनके टेन्योर को हटा दिया गया है। लेकिन सरकार, जजेस साहब ने साथ साथ ये भी कह दिया है कि इसके बाद हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। 15 सितंबर इज द लास्ट डेट। 15-16 सितंबर की रात को 12 बजे ये अपने पद से हट जाने चाहिए। क्या भाई आपके डिपार्टमेंट कोई और है नहीं है क्या? सर, उन्होंने ये भी कहा जज साहब ने कि सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उनके डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही आदमी है जो कॉम्पिटेंट है, बाकी सारे आदमी निठल्ले हैं, नाकारा है, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंदर जो दूसरे पर्सन हैं, दूसरे जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी तो डीमोरलाइज कर रहे हैं ना यार। आप इनको ही काहे एक्सटेंशन दे रहे हो, किसी और को प्रमोट कर दो। दूसरे लोग भी तो होंगे अच्छे काम करने वाले। तो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं जज साहब के द्वारा। खैर, ये टॉपिक पुराना है, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लो आज के मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए, मेन टॉपिक है यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाला। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से चीजें इस समय मॉनसून सेशन के अंदर चल रही हैं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट कई सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गवर्नमेंट के, उनके खिलाफ जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात कर रही है। आपको बेसिक बेसिक बता देता हूं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है। देखिए, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है। प्रिविलेज का मतलब होता है कि आपको एक स्पेशल अधिकार दिया गया है। ठीक है, प्रिविलेज का मतलब होता है कि आपको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। प्रिविलेज का मतलब होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी कर लीजिए, आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा लीगल तौर पे। देखिए, जो पार्लियामेंट होता है ना, वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर होता है। यस, उनका तो हाउस होता है ना, उनका घर होता है, उनका इंटरनल मैटर होता है, हम उनको चुन के वहां पे भेजते हैं। तो उस हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर
हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, कुछ स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। इन्हें कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये आम आदमी को नहीं है, ये सिर्फ उनको है। और ये सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के अंदर है, उन वहां से बाहर निकलते ही अधिकार खत्म हो जाते हैं। ये दिए गए हैं हमारे अंडर आर्टिकल 105 के तहत। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट में आर्टिकल 105, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आर्टिकल 194 स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। ये दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के डिबेट और डिस्कशंस कर सके। उनकी जो स्पीच होती है, वो जो वहां पे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए, ताकि हमारा जो पार्लियामेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी अदर इन्फ्लुएंस। इसीलिए दिया गया है। अब हमारा भी घर होता है, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, हम लोग भी रहते हैं। तो हमारे घर के अंदर हमें स्पेशल सुविधाएं होती हैं, हम अपने घर के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। हमारे घर से बाहर निकलती आप वो काम नहीं कर सकते जो घर में कर सकते हो। ये अधिकार आपको दूसरे घर में नहीं है जो आपके अपने घर में है, क्योंकि आपके घर को चलाना आपका काम है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रिविलेज है ना, इनके लिए कोई कोडिफिकेशन नहीं है। मतलब जैसे हमारे सीआरपीसी है, हमारा आईपीसी है, वो कोडिफाइड लॉ है, लेकिन ये कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये सिर्फ कन्वेंशन पे चले आ रहे हैं। 5 सोर्स हैं जहां से प्रिविलेज को उठाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल हम लोगों ने बात कर लिया। वेरियस लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ द बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। 5 सोर्स हैं। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है भैया, उसका सोर्स क्या है। तो आपको याद करना है, रट्टा मार लेना। ये लक्ष्मीकांत के अंदर एज इट इज दिया हुआ है। जरूरत क्या है, मैंने आपको बता ही दिया पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है। ताकि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके, अपनी ड्यूटी को कर सके, इसलिए दिया गया है। बिना किसी डर के, बिना किसी लीगल एक्शन के, तो उनको इम्यूनिटी दी गई है। जैसे मतलब जैसे मान लो मानसून जो है इस समय सेशन चल रहा है, तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, चाहे आपने भैया बाहर जितना मर्जी बड़ा क्राइम करके आए हो। ये एक तरह का इम्यूनिटी है, क्योंकि उनका घर है। घर पे आने से, बाद में आने से पहले आप जो है वो अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पेशल इंफॉर्मेशन की एक्सेस दी गई है। जैसे वो किसी मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनके बारे में जो गवर्नमेंट के डेटा होता है, जो फाइल्स वगैरह होती हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। यस, वो सारी चीजें वो इसीलिए किया गया है ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से काम कर सके। बेसिकली इसकी इसलिए रिक्वायरमेंट होती है। 2 तरह के प्रिविलेज होते हैं, कलेक्टिव और इंडिविजुअल। ठीक है जी। कलेक्टिव इंडिविजुअल, आप कलेक्टिव समझ गए होंगे, जिसमें सारे के सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी वाले हो। इंडिविजुअल में हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी एक जिम्मेदारी होती है। जैसे ये प्रिविलेज है कि किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते सेशन के 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद। ये स्पेशल प्रिविलेज है उसको। सिविल केसेस में ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनल, आप किसी का मर्डर करके आ गए, किसी का गला काट दिया और आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ सिविल केस में आपने कोई टैक्स फ्रॉड वगैरह कर दिया होगा, इस तरह की चीजें में होती है। ठीक है, ये दिया जाता है आपको स्पेशल अधिकार। कलेक्टिव अधिकार क्या होता है? कलेक्टिव अधिकार का मतलब ये होता है कि भाई जब पार्लियामेंट की सीटिंग चल रही होती है ना, सीक्रेट सीटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, तो वहां पे आप किसी स्ट्रेंजर को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका घर का मामला है, पड़ोसी आपके घर में नहीं आ सकता। Freedom of press to publish the true reports of the parliamentary proceedings, but this does not in case of the secret sittings। हमारा जो पार्लियामेंट होता है उसको तो लाइव टेलीकास्ट चलता है टीवी के ऊपर, लेकिन पार्लियामेंट हाउस की सीक्रेट मीटिंग्स भी होती हैं। वहां पे कोई प्रेस वाला अलाउड नहीं होता, कोई मीडिया अलाउड नहीं होता, और आप उसको पब्लिश भी नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन अफेयर्स। भैया आपके घर का मामला है, आप खुद रूल बनाइए, कोई बाहर वाला आपके लिए रूल नहीं बना सकता। दूसरी बड़ी बात यह है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच दी जाती है, पार्लियामेंट के अंदर जो भी बोला जाता है,
उसके लिए कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता। मतलब राहुल गांधी जी ने मोदी जी के अगर खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोला है, उनको पसंद नहीं आया, तो राहुल गांधी जी के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके घर का मामला है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो स्पीकर को कि साहब देखिए, ये इन्होंने जो है संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इन्होंने वायलेशन किया है, तो आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, स्पीकर कर सकते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने उनको गले लगा लिया था, राहुल गांधी जी ने वहां पे आंख मारी थी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कर्नाटका के अंदर, वो अ, अपने मोबाइल फोन का यूज कर रहे थे, उस पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस वगैरह देख रहे थे। इस तरह की चीजें जो है वो आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को वायलेशन होता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन वो घर के अंदर, बाहर नहीं, कोर्ट के अंदर नहीं। तो ये कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में कुछ टॉपिक्स था। चलिए, ये वाला टॉपिक है, केस स्टडी है, यमुना फ्लड प्लेन्स एंड द सिग्निफिकेंस। भैया यमुना का लेवल तो बढ़ ही रहा है, ये तो सबने देख ही लिया। फ्लड प्लेन की इंपॉर्टेंस हम लोग समझते नहीं है, इसलिए फ्लड प्लेन के ऊपर एंक्रोचमेंट करते रहते हैं। समस्या तो ये है। रिवर सिस्टम का मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता, रिवर सिस्टम का मतलब लैंड भी होता है, जहां पे वो पानी जा सकता है, फ्रीली जा सकता है। यमुना इज अ लाइफलाइन फॉर द 5 स्टेट्स जहां से वो निकलती है, क्योंकि इसके जो फ्लड प्लेन होते हैं वो चार्जिंग पॉइंट की तरह काम करते हैं। चार्जिंग पॉइंट मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है उसको चार्ज करते हैं। हर साल मानसून आता है, ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है, तो जो साल भर हम लोग यूज करते हैं। फ्लड प्लेन का मतलब है कि रिवर के साइड में 2-2 किलोमीटर का एरिया वो फ्लड प्लेन कंसिडर किया जाता है। तो रिवर ऑल्सो हैज अ राइट टू एक्सपैंड। ज्यादा पानी आएगा तो वो एक्सपेंड करेगी ही करेगी, सीधी सी बात है। अब मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, रिवर का काम होता है कि उस फ्लड वाले वाटर को स्लो डाउन करना। अगर फ्लड प्लेन होगा तो स्लो डाउन होगा, फ्लड प्लेन नहीं होगा तो कहाँ जाएगा पानी, वो तो घरों के अंदर ही घुसेगा। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है, एक्सेस वाटर को स्टोर किया जाता है, तो ये फ्लड प्लेन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब आप एक चीज देख लीजिए, मॉनसून आया, फ्लड प्लेन ने क्या किया, वाटर को स्टोर कर लिया। जब मॉनसून चला जाता है, इस एक्सेस वाटर को नॉन मॉनसून पीरियड में यूज किया जाता है, खासकर दिल्ली या दूसरे स्टेट्स के अंदर। तो एक तरह से हमारे लिए स्टोरेज का काम भी करता है, इमरजेंसी में हम लोग इस पानी का यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन समस्या क्या हो रही है, समस्या हो रही है कि हम लोगों ने उसके लिए जगह छोड़ी ही नहीं। राइट टू एक्सपैंड जो है रिवर का, उसको हम लोगों ने वायलेशन कर दिया। दिल्ली के अंदर अगर हम लोग बात करें, 22 किलोमीटर जो है यमुना रन करती है, ठीक है। और उसके फ्लड प्लेन को कहा गया है जीरो जोन, ठीक है, एज पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर आते हैं 100 हेक्टेयर लैंड आती है फ्लड प्लेन के अंदर में। लेकिन क्या बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे खेत बना दिए, स्लम्स बना दिए, कॉलोनीज बना दी, फ्लाईओवर बना दिए, ब्रिज बना दिए, कुछ छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने। एंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे करी है, रिवर के ऊपर एंक्रोचमेंट इतना ज्यादा कर दिया, वहां से देखने से पता ही नहीं चलता कि वो रिवर है। अब समस्या ये होती है कि जब आप साइडों में एंक्रोचमेंट कर देते हो, आपका फ्लड प्लेन है, आपने साइड में यहाँ पे एंक्रोचमेंट कर दिया, घर वर बना दिए, ब्रिज बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, सब कुछ बना दिया आपने यहाँ पे। तो जब फ्लड एक्स्ट्रा वाटर आता है, तो वो विड्थ में तो नहीं जा सकता, क्योंकि विड्थ तो आपने कम कर दी। वो क्या करता है बेचारा, हाइट में ग्रो करता है। आपका वाटर हाइट में ग्रो करता है, वर्टिकल ग्रो करता है। और जब वर्टिकल ग्रो होता है तो स्पिल ओवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो निकल जाता है बाहर और फ्लड आ जाता है। कितना सारा कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया हुआ है, रिंग रोड आपने बना दिया, अक्षरधाम टेम्पल जो है वो फ्लड प्लेन के ऊपर है भैया। जो कॉमनवेल्थ गेम के लिए हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, खेल गांव, वो पूरा फ्लड प्लेन में है। प्लेयर्स के लिए जो हॉस्टल्स वहां पे बनाए गए थे, पूरा फ्लड प्लेन में है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट फ्लड प्लेन में है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम फ्लड प्लेन में है, राजघाट जहां पे समाधि बनी हुई है वो फ्लड प्लेन के अंदर है। 23 ब्रिज वहां पे बनाए गए हैं, हर 800 मीटर के ऊपर आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा फ्लड प्लेन के अंदर। और जब ये कंस्ट्रक्शन की जाती है तो मटेरियल कहाँ जाता है, वो आप उसको रिवर के अंदर ही डाल देते हो। और जब पानी पीछे से आता है तो पानी ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज होता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है। ये समस्याएं हैं हमारे वहां पे जो रिवर फ्लड प्लेन की उन्होंने यहाँ पे की। 2022 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 56 बस्तियां, 56 बस्ती फ्लड प्लेन के अंदर बनाई गई। 9,350 हाउस होल्ड एंड मोर देन 46,000 से ज्यादा लोग जो है वहां पे इस समय रह रहे हैं, एंक्रोचमेंट करके। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, या तो फार्मिंग का काम करते हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, फिशिंग वगैरह करते हैं, नर्सरी का काम करते हैं, एनिमल हर्डिंग वगैरह का काम करते हैं।
ये लोग आए कहाँ से? ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, वहाँ पे काम करने के लिए। अब सीधी-सी बात, आप वहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है, आपने एक बस्ती बना दी, उस बस्ती के अंदर आपको ₹1500 ₹2000 तक का महीने का रेंट मिल जाता है, आप वहाँ पे पे करते हो। आप दिल्ली में मेन एरिया में रहोगे तो भाई वहाँ पे आपको 8000, 10,000, 15,000 पे करना पड़ेगा, इतनी तो आपकी सैलरी नहीं है। तो मजबूरन इन लोगों को बस्ती में जाके या स्लम एरिया के अंदर सेटल होना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। और फिर समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं, और ये स्लम की समस्या कोई नया नहीं है दिल्ली में। हालाँकि इंडिपेंडेंस के बाद ये ज़्यादा आई, लेकिन कुछ बस्तियाँ तो ऐसी हैं जो वहाँ पे पिछले 70-80 सालों से हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात करें यमुना दिल्ली में ही, आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरुआत हो गई थी इसकी। पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद जो लोग रिफ्यूजी बन के आए थे दिल्ली में, वो एक्चुअली फ्लड प्लेन के अंदर सेटल कर दिए गए। उनके कच्चे हाउस बना दिए गए फ्लड प्लेन के अंदर ही, और फिर बाद में वही हाउस पक्के भी हो गए। खासकर पुश्ता एरिया में, मतलब ये आईटीओ जहाँ पे अभी फ्लड आया हुआ है, उस एरिया की भी ज़्यादातर बात कर रहा है। 1950s और 60s में जब दिल्ली ने ग्रो करना शुरू किया तो अर्बनाइजेशन बढ़ा, लोग आने शुरू हुए, थर्मल पावर प्लांट्स बनाए गए, क्योंकि मेन दिल्ली में तो जगह ही नहीं थी, आपने अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बना दिए। रिंग रोड बना दिए गए, राजघाट समाधि वहाँ पे बना दी गई भैया। यमुना पुश्ता एरिया में ही 1,80,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ इस टाइम हैं। बहुत सारी झुग्गियाँ तो 1975 की जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, उनको हटा दिया गया था। अब सोच के देखिए मजेदार बात, बस्तियों को हटा दिया, जगह खाली हो गई, वहां पे क्या बन गए, वहां पे बिल्डर्स ने घर बना दिए। फिर 1982 के एशियन गेम्स हुए, जिसके अंदर कम से कम एक 10 लाख माइग्रेंट वर्कर्स काम करने के लिए आए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम आपने बनाया, दुनिया भर की चीजें आपने बनाई, एक 10 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था दिल्ली में, आसपास के स्टेट से। लेकिन इन लोगों के लिए सरकार ने कोई फॉर्मल हाउसिंग की जो है सुविधा दी ही नहीं। बुला तो लिया काम करने के लिए, लेकिन हाउसिंग की फैसिलिटी आपने दी नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? वो वहां पे जो खाली जगह पड़ी हुई थी यमुना फ्लड प्लेन में, वहां पे जाके बस्तियां बना ली, और जब बस्तियां बना ली तो समस्या खड़ी हो गई। तो वहां पे उनकी फैमिलीज भी आई, तो वही लोग डोमेस्टिक हेल्प, रिक्शा पुलर्स, पोर्टर्स, ये सब काम करते हैं। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे यार हम लोगों ने गलतियां कर दी, तो इतने साल पहले की गलतियां करी हुई आज भुगती जा रही हैं। दिल्ली का लार्जेस्ट डिपो आपने वहां पे बना दिया पब्लिक बस सर्विस का। अक्षरधाम टेम्पल, कॉमनवेल्थ गेम, मेट्रो डिपोट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, हाईवेज वगैरह कुछ नहीं छोड़ा आपने भाई। पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो सब कुछ वहां पे आप कंस्ट्रक्शन करे जा रहे हो। फिर इन्होंने क्या किया, दिल्ली में मास्टर प्लान बनाया 1962 के अंदर। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है 2000 की, इन्होंने कहा कि हम लोग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी वजह से इन्होंने दिल्ली को 18 जोन के अंदर डिवाइड किया। फ्लड प्लेन को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है रिवर जोन, जिसे एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं, दूसरा होता है रिवर फ्रंट, जहां पे कंस्ट्रक्शन करवाएंगे हम लोग, लेकिन रेगुलेशन। जो रिवर जोन है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन जो रिवर फ्रंट है, थोड़ा दूर हट के है, वहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है, लेकिन रेगुलेटेड तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ पे कानून तो बन जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो अक्षरधाम, कॉमनवेल्थ गेम, राजघाट वगैरह वो सब यहीं पे बनाए हैं रिवर फ्रंट एरिया में। कोई रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ कागजों के ऊपर रेगुलेशन। करप्शन भरमार है, ब्राइब्स दिए जाते हैं, कोई कोर्ट की नहीं सुनता। सरकार, नई नई सरकारें आती हैं, अपने हिसाब से काम करती रहती हैं डेवलपमेंट के नाम पे। ये होती हैं समस्याएं, और इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई। और आज दिल्ली, और सिर्फ आज ही नहीं, 1978 में, 1985 में, 1995 में पहले भी इस तरह की फ्लड्स आ चुकी हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर होता ही नहीं है। थोड़े दिन के बाद पानी उतर जाता है, फिर से वही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, और अगर सॉल्यूशन मिल भी रहे हैं तो इम्प्रैक्टिकल है। जिस तरह की अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ सॉल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में कहा था कि जो अनऑथराइज्ड जो सेटलमेंट्स है, इनको हटा दिया जाए। अब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का फायदा उठा के पुलिस ने इनको खाली करवा दिया, और वहां पे क्या बने, वहां पे बन गए बड़े बड़े फ्लैट्स। मतलब आम आदमी को हटा दिया, बड़े बड़े फ्लैट बन गए, और वो लाखों करोड़ों में बिक भी रहे हैं, अनऑथराइज्ड हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी 2016 के अंदर जो है ब्लैंकेट बैन लगा दिया था एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, यमुना के जो 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 जोन है उसको रिस्टोर करने के लिए। लेकिन ये बैन भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली।
एनजीटी के ऑर्डर के बाद 2021 में लास्ट टू लास्ट ईयर 800 फैमिलीज को वहां से खाली करवाया गया बाटला हाउस वाले एरिया से, क्योंकि वो नो कंस्ट्रक्शन जोन था। लेकिन आज के टाइम में पिछले 2 साल में ही वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दोबारा बननी शुरू हो गई हैं बिल्डर्स के द्वारा। ये है समस्याएं। क्रोनिक कैपिटलिज्म इसको कहते हैं, जहां पे बड़े बड़े बिल्डर्स, जो बड़े बड़े इलीट क्लास के लोग होते हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठा के अपने हिसाब से चीजों का यूज करते हैं। तो ये गरीब आदमी तो कभी भी लात मार के भगा सकते हो, और भगाए भी जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बनाया ही नहीं जा रहा। ये है समस्याएं जो कि दिल्ली में नजर आ रही। और यमुना फ्लड प्लेन के अंदर जिस तरह से एंक्रोचमेंट हुआ है हिस्टोरिकली, और आज भी हो रहा है, अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन? तो यही है भाई, पहले आप कानून बनाइए प्रॉपर तरीके से, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से करिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए दिल्ली के लिए। ठीक है, किस तरह से आप करिए, क्योंकि दिल्ली हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, दिल्ली वर्टिकल ग्रो नहीं करती। अगर दिल्ली वर्टिकली ग्रो करने लगेगी तो रेजिडेंस वाली समस्याएं वैसे भी कम हो जाएंगी। लेकिन दिल्ली वर्टिकल ग्रो बहुत ज्यादा कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन है। लेकिन हॉरिजॉन्टली भी तो आप ग्रो कर रहे हो ना, ये फ्लड सेंसिटिव जोन भी तो है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये घुमा फिरा के बाद में होना यही है कि भाई सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठें, समस्याओं को बात करें, उसको देखें, एक प्लान बनाएं, आपके जो बीच के पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करें, और आम आदमी के बारे में सोचें। ये होना चाहिए। ठीक है, चलो। G20 39 MNCs कम टुगेदर फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी कोलिशन। ठीक है। इस समय G20 की मीटिंग्स इंडिया में चली रही हैं, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अलग अलग कंट्री से, इटली, कनाडा, यूएई, फ्रांस वगैरह से, वो आई, और उन्होंने कहा कि यस, हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी के लिए आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर इकोनॉमी क्या होती है। लीनियर इकोनॉमी तो हम लोग अच्छे से पता ही है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, रॉ मटेरियल आपने नेचर से लिया, प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने यूज किया, जब वो यूज आप उसको नहीं कर रहे हो तो उसने आपने डिस्कार्ड कर दिया, और वो वेस्ट हो गया। सिंपल ही होता है। यस, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल हम लोगों ने इसके लिए रॉ मटेरियल का नेचर से लिया, इसको बनाया, इसको यूज किया, 2 साल 3 साल 4 साल बाद इसको डिस्कार्ड कर देते हो, ये वेस्ट में चला जाता है। ये होती है लीनियर इकोनॉमी। इसमें प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है जब किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हो रादर देन शॉर्ट टर्म। लोग क्या करते हैं, एक शर्ट लाएंगे मार्केट से, उसको 3 4 बार पहनेंगे, उसको डिस्कार्ड करके फेंक देंगे, नया खरीद लेंगे। जूते, चप्पल, हर चीज अपने घर के अंदर होती है। ये कंपनीज इनको बनाती इसी तरीके से हैं कि इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि अगर ये चीजें 10 साल 15 साल तक सर्वाइव करने लगेंगी, तो भाई कंपनी के पास कौन खरीदने के लिए जाएगा? खासकर फैशन इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आपको ये देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा मैटर करते हैं रादर देन सस्टेनेबिलिटी। इसके होता क्या है, इसकी वजह से वेस्ट जनरेट होता है। 62 मिलियन टन हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, और हर साल 4% की रेट से ये बढ़ रहा है। 70 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। और समझने की बात यह है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% रिसाइकिल होता है, बाकी 80% तो भाई रिसाइकिल होता ही नहीं। वो तो हमारी रिवर्स में, ओशियंस में, इधर उधर ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो चीजों को डैमेज कर रहा है, नेचर को डैमेज कर रहा है। लीनियर इकोनॉमी का बहुत नुकसान है। लीनियर इकोनॉमी नेचर के लिए बड़ी डेंजरस है। इसीलिए कॉन्सेप्ट दिया गया सर्कुलर इकोनॉमी का। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये है कि जिस चीज को आप एक बार यूज करते हो, घुमा फिरा के इसी चीज को दोबारा यूज करते हो, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। Circular economy. Circular economy is the one where products are designed for the durability, reuse, and recyclability, and thus almost everything gets reused, remanufactured, and recycled into a raw material or used as a source of energy. समझ रहे हो? आपने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, आप उसको फेंकोगे नहीं। हम उसको क्या करेंगे, उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। उससे वो प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर से उसको यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे। तो इसे कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी।
सर्कुलर इकोनॉमी बार बार यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो चीजें बनाई जाती हैं कंपनीज के द्वारा, वो बनाई ही इसी हिसाब से जाती हैं कि वो ड्यूरेबल हो, बार बार वो रीयूज कर सकें, रिसाइकिल कर सकें। दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। इसके अंदर आप 6 Rs को याद कर सकते हो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफर्बिशमेंट, रिकवर, रिपेयरिंग ऑफ द मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूरोपियन यूनियन वगैरह के अंदर, अमेरिका में लेको इसको काफी हंगामा हुआ पड़ा है। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो रिपेयरिंग को अलाउ नहीं करती हैं। देखिए, कोई चीज रिपेयर कब होगी? जब उसका स्पेयर पार्ट आपके पास होगा। आपका मोबाइल खराब हो गया, इसका डिस्प्ले खराब हो गया, अब आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाला उसकी डिस्प्ले चेंज कर देता है। अब मान के चलो वो डिस्प्ले मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, कंपनी ने वो डिस्प्ले प्रोवाइड करवाया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका मोबाइल खराब हुआ तो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, वो नया खरीदना पड़ेगा। रिपेयरिंग का मतलब है आप एक चीज को लंबे समय के लिए यूज कर सकते हो। खराब होती है तो ठीक करवा लो, खराब होती है ठीक कराओ, खराब होती है ठीक कराओ, रादर देन डिस्कार्ड करने के। ये सर्कुलर इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन प्रॉफिट्स। ये इसकी जो है मेजर चीज होती है। तो बेनिफिट तो इसके ऑफ कोर्स है ही। हमारे एनवायरनमेंट के लिए बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो गार्बेज वगैरह होता है वो बहुत कम यूज होता है। और जो रिफर्बिशमेंट जो इंडस्ट्री है, जो रिपेयरमेंट इंडस्ट्री है, वो भी बढ़ेगी। जॉब्स क्रिएट होंगी भैया लाखों की संख्या में। नीति आयोग का तो कहना ही है कि अगले 5-7 सालों में अगर हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को यूज करेंगे तो कम से कम 1.4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इंडिया में। यूएनसी टैड का भी यही कहना है कि सर्कुलर इकोनॉमी की वजह से खाली इंडिया इंडिया में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, फूड एग्रीकल्चर में, मोबिलिटी में, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में 200 बिलियन प्लस इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है 2030 तक। एंड 2050 तक $600 बिलियन प्लस, अगर हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी को अपने लाइफ स्टाइल में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। घटिया प्रोडक्ट आपको बेसिकली नहीं मिलेगा, अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के। वेस्ट को मिनिमाइज करना है, जो प्रोडक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनकी लाइफ को एक्सटेंड करना है, और नेचुरल जो हमारा सिस्टम होता है उसे रीजनरेट करना है। चीजों को बार बार यूज करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है। ये 3 चीजें यहाँ पे बेसिक होती हैं। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, वो तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी को। ठीक है, वो दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उनको भी पता है कि भैया प्रॉफिट ही सबसे बड़ी चीज है। तो लैक ऑफ क्लियर विजन है, कैसे इसे इंप्लीमेंट करें हमें समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात। और जो लोगों का बिहेवियर है ना, कंज्यूमर्स का बिहेवियर है, उसको भी तो चेंज करना जरूरी है ना। आप एक मोबाइल फोन 1-2 साल से ज्यादा नहीं रखते हो, आपको लगता है अरे यार ये पुराना हो गया है, डिजाइन पुराना हो गया है, आप नया खरीदने की कोशिश करते हो, जबकि वो काम ठीक ठाक कर रहा है। एक शर्ट है, आप पहन रहे हो पिछले 6 महीने से, साल 2 साल से, फिर आप उसको चेंज कर देते हो। क्यों चेंज कर देते हो? जबकि वो ठीक काम कर रही है, फिर भी नया ले लेते हो। तो लोगों का बिहेवियर भी बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट नहीं करता है। और हमारे पास रिसाइकलिंग फैसिलिटीज भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। कहाँ रिसाइकिल करोगे, सारा तो वेस्ट ही जा रहा है। ये समस्या यहाँ पे है। तो एक वे फॉरवर्ड के तरीके से आप लिख सकते हो, लेजिस्लेटिव मेजर प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, इंप्लीमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को ग्रो यहाँ पे होना चाहिए, ताकि एफिशिएंसी बढ़े सिस्टम के अंदर। टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है, नई नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, वेस्ट रिसाइकलिंग वाले लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, इस तरह की टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। चलिए, वेइंग इन ऑन द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, ये हम लोग पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसके टॉपिक के बारे में तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट मामला क्या है, आप ये मामला जो है इस थर्ड पॉइंट से समझ सकते हो। इंडिया में हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट पे अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% ही खर्च करते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स 2.8% करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स की आप इकोनॉमी तो देखो ना कितनी ज्यादा है, इट इज अराउंड 20 ट्रिलियन प्लस। वो 20 ट्रिलियन प्लस का भी 2.8% करते हैं, हम लोग 2.5 ट्रिलियन का भी 0.6% करते हैं। तो एब्सोल्यूट टर्म में हम लोग यूएसए के कहीं आसपास भी नहीं है। चाइना 2.1%, इसराइल 4.3%, छोटा छोटा सा देश है, इतना इन्वेस्ट करता है। साउथ कोरिया 4.2%।
अनफॉर्चुनेटली। और हमारे यहाँ पे क्या है, कम हो रही है इन्वेस्टमेंट। 2008 में इट वाज 0.8%, 2014 में दिस वाज ओनली 0.69%। इसीलिए हमारे यहाँ पे इनोवेशंस नहीं होती, क्योंकि आप खर्च ही नहीं करते हो। इनोवेशन क्या होगा, खाक होगा। तो सरकार ने अब सोचा है कि भाई थोड़ा सा इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। 2019 के अंदर जो है कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी। इसने कहा था कि जो प्रेजेंट सिस्टम है इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, और बाद में इस रिकमेंडेशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अमेरिका के अंदर है एक नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। तो इंडिया में हम लोग बना रहे हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो इंडिया में बनेगा एनआरएफ, यूएसए के अंदर है एनएसएफ। करेंगे क्या हम लोग, इसमें काम हमारा यही है, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, इनोवेशन को तेज करना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज को सेटअप करना है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को फंडिंग देनी है, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज वगैरह को, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या होगा इसके अंदर, ये 16 मेंबर की गवर्निंग बॉडी होगी जो इसको करने वाले हैं, जिसमें से कुछ लोग इंडस्ट्री से होंगे, कुछ लोग ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से होंगे, कुछ लोग एनजीओ वगैरह से होंगे, गवर्नमेंट वगैरह से होंगे, वो सब होगा। प्राइम मिनिस्टर जो है इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे। हालांकि ये चेंज हो सकता है फ्यूचर में, अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बनाए हैं। फिलहाल तो ये बिल आएगा, पास होगा, राज्यसभा में आएगा, डिबेट डिस्कशन होगा, हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी के पास भी चला जाए। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जो न्यूज अभी बाहर आ रही है उसके तहत ये सब होने वाला है। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेटेंट्स नहीं होते, रिसर्च नहीं होती है, और फ्रेगमेंटेशन रिसर्च होती है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो रिसर्च की जाती है वो सोसाइटी के लिए नहीं होती है, वो अपने लिए करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिसर्च इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। वो लोग विदेशी कंपनियों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नया कुछ इनोवेशन हमारे यहाँ पे होता ही नहीं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ह्यूमैनिटीज ही क्यों ना हो। राइट, ये हमारे यहाँ पे समस्या है। लेकिन इंपॉर्टेंस तो है, इंडस्ट्री इनोवेशन की जरूरत है ताकि आप नए नए पेटेंट बना सको, नई नई डिस्कवरीज कर सको। साइंस फंडिंग को डेमोक्रेटाइज करने की रिक्वायरमेंट है। फिलहाल हमारे यहाँ पे जो फंडिंग की जाती है वो ज्यादातर आईआईटीज को चली जाती है, दूसरी यूनिवर्सिटीज कॉलेज को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसके तहत, एनआरएफ के तहत, सबको बराबर बराबर फंडिंग मिलेगा। यस, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होने वाली है। और अभी तक जो इंडिया में थोड़ी बहुत रिसर्च की जाती है मामूली सी, वो ज्यादातर साइंस मैथमेटिक्स इस फील्ड में होती है। आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज को इग्नोर किया जाता है, लेकिन एनआरएफ ने कहा है कि नहीं, हम लोग ह्यूमैनिटीज के अंदर भी रिसर्च करेंगे। तो इससे डेफिनेटली जो स्कोप है वो बढ़ेगा। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, आज भी वही दिक्कत है भाई, फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं आएंगी इसमें भी। आईआईटी जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगी, क्योंकि उनके पास लेबोरेटरीज हैं, उनके पास रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स हैं। आम यूनिवर्सिटी के पास तो लेबोरेटरी है ही नहीं। तो जब लेबोरेटरी नहीं है तो फंडिंग का क्या करोगे, ये भी तो समस्या यहाँ पे है। प्राइवेट इंडस्ट्री तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए ही सब कुछ करती है, उनको तो पब्लिक गुड से कोई मतलब ही नहीं होता। इंडिया में फिलहाल जो फंडिंग वगैरह की जाती है वो की जाती है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा। इसे खत्म कर दिया जाएगा, इसे मर्ज कर दिया जाएगा विद एनआरएफ। तो ये कुछ चीजें हैं। हालांकि इसके अंदर जो फंडिंग वगैरह की सरकार ने बात कही है, सरकार ने ये भी कहा है कि भैया हम लोग फंडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी लेंगे। थोड़ी बहुत फंडिंग गवर्नमेंट सेक्टर से आएगी, ज्यादातर फंडिंग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से ही आने वाली है। और हो सकता है जो सीएसएफ है, हमारा होता है, सॉरी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत भी फंडिंग जो है आ सकती है। तो उम्मीद तो बहुत है सिस्टम के अंदर। लेट्स होप के कुछ अच्छा काम आए, यहाँ पे करें हम लोग, और इंडिया में रिसर्च बढ़े भाई, थोड़ा सा परसेंटेज बढ़े जीडीपी का, वो सारी चीजें हैं, तो वो करना जरूरी है। और इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डेफिनेटली। सर्व को तो खैर हम लोग करने ही वाले हैं इसके अंदर एब्जॉर्ब। तो सर्व के जो प्रेजेंटली जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उसे हम लोग बंद नहीं करेंगे, वो हम लोग एनआरएफ के अंदर ही आने चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के जो है इंडिया में एक डिसेंट हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि अगर आपको विश्व गुरु बनना है, आपने अपने आप को आगे लेके जाना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और इंडिया को करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कुल मिला के टॉपिक हो गया। बाकी कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, आपका मन करे तो पढ़ लीजिए। इनमें से हो सकता है एक आधा आर्टिकल को मैं कल डिस्कशन करूं, लेकिन आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।